आज हम बात करने वाले हैं जॉनथन हैस्केल की किताब रीस्टार्टिंग द फ्यूचर के बारे में। ये किताब सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, बल्कि उस एक अजीब सी बेचैनी के बारे में है जो हम में से कई लोग महसूस कर रहे हैं कि तरक्की तो हो रही है, पर शायद उस तरह से नहीं जैसी होनी चाहिए। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया के नियम असल में कैसे बदल चुके हैं। कभी सोचा है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कुछ दशक पहले किसी जादू की तरह लगती थी। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से फौरन बात कर सकते हैं। तो फिर आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी क्यों पड़ गई है? हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे समाज और हमारे सिस्टम इतने नाजुक क्यों हो गए हैं? यही वो बड़ी पहेलियां हैं जिनके जवाब इस किताब में छिपे हैं। और अगर ऐसा महसूस होता है तो ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, इसके पीछे असली डेटा है। 20वीं सदी के आर्थिक मॉडल ने जो वादे किए थे, 21वीं सदी उन्हें पूरा करती हुई नहीं दिख रही, और इसकी जड़ में कुछ बड़ी आर्थिक निराशाएं हैं। किताब इन निराशाओं को 4 हिस्सों में बांटती है। सबसे पहला है ठहराव, यानी स्टैग्नेशन। मतलब इतनी नई नई खोजों के बावजूद हमारी प्रोडक्टिविटी में वो उछाल नहीं आ रहा जिसकी उम्मीद थी। दूसरा, बढ़ती हुई असमानता, इनइक्वालिटी। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है जितनी दशकों में नहीं थी। तीसरा है एक तरह की बिगड़ती हुई प्रतिस्पर्धा, डिसफंक्शनल कंपटीशन। कुछ बहुत बड़ी कंपनियां पूरे बाजार पर हावी हो गई हैं, जिससे नए आइडियाज और छोटी कंपनियों के लिए जगह ही नहीं बच रही। और चौथा है नाजुकी, यानी फ्रेजिलिटी। हमारी सप्लाई चेन से लेकर फाइनेंशियल सिस्टम तक सब कुछ इतना आपस में जुड़ गया है कि एक छोटा सा झटका भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। असमानता कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा काफी है। 1980 से 2016 के बीच दुनिया में जितनी भी नई दौलत बनी, उसका 27% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दुनिया के टॉप 1% लोगों की जेब में गया। ये उस पुरानी सोच के बिल्कुल उलट है जो कहती थी कि विकास का फायदा छन छन कर नीचे सब तक पहुंचेगा। यहाँ तो फायदा ऊपर ही जमा होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? किताब का जो सबसे बड़ा और ज़रूरी तर्क है वो ये है कि ये चारों समस्याएं असल में एक ही बड़ी वजह का नतीजा हैं। और वो वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही बदल चुकी है। हम एक फिजिकल यानी टेंजिबल इकोनॉमी से निकलकर एक इनटेंजिबल यानी अमूर्त इकोनॉमी में आ चुके हैं। इसको ऐसे समझते हैं, पुरानी इकोनॉमी का आधार थी वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते थे, फैक्ट्रियां, मशीनें, जमीन, सोना। लेकिन आज की इकोनॉमी की सबसे कीमती चीजें क्या हैं? वो है गूगल का सर्च एल्गोरिदम, कोका कोला का ब्रांड, किसी नई दवा का फॉर्मूला और हमारा आपका डेटा। ये वो अमूर्त चीजें हैं जो आज की दुनिया को चला रही हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। इतिहास में पहली बार दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अब फैक्ट्रियों और मशीनों से ज्यादा पैसा रिसर्च, सॉफ्टवेयर और ब्रांड बनाने जैसी चीजों में लगा रही हैं। मतलब इकोनॉमी का इंजन ही बदल गया है, लेकिन हम उसे चलाने के लिए अभी भी पुराने औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नई इंटेंजिबल इकोनॉमी के अपने अलग नियम हैं जो पुरानी इकोनॉमी से बिल्कुल अलग हैं। किताब इन्हें 4S कहती है। अगर हमें आज की आर्थिक पहेलियों को सुलझाना है तो इन 4 नियमों को समझना ही होगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला S है स्पिलओवर्स। देखिए, एक फैक्ट्री एक ही जगह हो सकती है, लेकिन एक आइडिया एक ही वक्त पर हजारों दिमागों में हो सकता है। आइडियाज फैलते हैं, लोग उन्हें कॉपी करते हैं, उन पर कुछ नया बनाते हैं। जैसे आईफोन, उसकी जीपीएस, टच स्क्रीन, इंटरनेट, इन सब टेक्नोलॉजी की नींव सरकारी रिसर्च में रखी गई थी, जिसका फायदा बाद में एप्पल जैसी कंपनी ने उठाया। यानी आइडिया बनाने वाले को हमेशा उसका पूरा फायदा नहीं मिलता, उसकी वैल्यू स्पिल ओवर होकर या कहिए छलक कर दूसरों तक भी पहुंच जाती है। दूसरा C है स्केलेबिलिटी। सोचिए, एक कार बनाने में जितना खर्च आता है, वैसी ही 10 लाख कारें बनाने में उससे 10 लाख गुना ज्यादा खर्च आएगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसकी 10 लाख कॉपियां बनाने का खर्च लगभग 0 होता है। यही स्केलेबिलिटी है, और इसी वजह से गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां रातों रात अरबों यूजर्स तक पहुंच जाती हैं और मार्केट में विनर टेक्स ऑल वाली सिचुएशन बन जाती है। तीसरा S है संक कॉस्ट्स, यानी डूबी हुई लागत। अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाए तो आप उसकी मशीनें और जमीन बेचकर कुछ पैसा वापस पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका करोड़ों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो आप उस रिसर्च को कबाड़ी को तो नहीं बेच सकते, है ना? इनटैंजिबल चीजों में लगा पैसा अक्सर पूरी तरह डूब जाता है, जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा रिस्की बना देता है।
और चौथा एस है सिनर्जीज। अमूर्त चीजें अकेले में उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी वो एक दूसरे के साथ मिलकर हो जाती हैं। जैसे जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की कहानी एक शानदार आइडिया थी, लेकिन जब वो कहानी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स यानी सॉफ्टवेयर और ग्लोबल मार्केटिंग यानी ब्रांड के साथ मिली तो उसने अरबों डॉलर की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। यही सिनर्जी की ताकत है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? जवाब है, हमें खेल को चलाने वाले संस्थानों को बदलना होगा। हमारे कानून, हमारी टैक्स पॉलिसी, हमारे शहर, हमारी सरकारें, ये सब पुरानी फिजिकल इकोनॉमी के लिए बने थे। अब इन्हें अपडेट करने का वक्त आ गया है। और जब हम संस्थान या इंस्टीट्यूशंस कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ संसद या सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग्स नहीं है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता डगलस नॉर्थ ने कहा था, संस्थान वो नियम हैं, चाहे लिखे हुए हो या बिना लिखे, जो हमारे समाज के बर्ताव को तय करते हैं। ये हमारे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अब आउटडेटेड हो चुका है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए किताब एक 4 सूत्रीय एजेंडा पेश करती है। हमें अपने फाइनेंस सिस्टम में सुधार करना होगा। हमें अपने शहरों को नए नजरिए से देखना होगा। हमें बाजार में कंपटीशन का मतलब बदलना होगा और हमें सरकार की क्षमताओं को फिर से मजबूत करना होगा। जैसे फाइनेंशियल सुधार क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बैंक आज भी फैक्ट्री जैसी फिजिकल चीज पर कर्ज देना पसंद करते हैं, लेकिन एक रिस्की सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर नहीं। हमें नए तरीके खोजने होंगे। शहरों को क्यों बदलना है? क्योंकि स्पिलओवर जैसी चीजें तब होती हैं जब टैलेंटेड लोग एक जगह आकर मिलते हैं और हमारे शहरों के महंगे घर और खराब प्लानिंग इसमें रुकावट डालते हैं। और सरकार की क्षमता क्यों बढ़ानी है? क्योंकि वो बुनियादी रिसर्च जिसमें संक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो अक्सर सरकार ही कर सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां निराशा भी है, लेकिन उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह भी है। और वो वजह ये है कि अब हम जानते हैं कि समस्या की जड़ क्या है और यही समाधान की ओर पहला कदम होता है। आज हम जो आर्थिक ठहराव और समाज में बंटवारा देख रहे हैं, वो हमारी किस्मत नहीं है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये हमारे ही बनाए हुए संस्थानों की नाकामी का नतीजा है, जो इस नई इंटेंजिबल इकोनॉमी की रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहे। और यही सबसे उम्मीद की बात है कि जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, उन्हें इंसान सुधार भी सकता है। अपने फाइनेंशियल सिस्टम को अपडेट करके, शहरों को ज़्यादा वाइब्रेंट बनाकर, कंपटीशन के नियमों को बदलकर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी इकोनॉमी बना सकते हैं जो सिर्फ बड़ी न हो, बल्कि सबके लिए निष्पक्ष भी हो। एक ऐसी इकोनॉमी जो विकास भी करे और सबको साथ लेकर भी चले। भविष्य को फिर से शुरू करना वाकई मुमकिन है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बदल चुकी है। क्या हम एक समाज के तौर पर और हम एक व्यक्ति के तौर पर बदलने के लिए तैयार हैं?